हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आज त्रिभुज एक्सरसाइज आपकी जो 6 है वो उसको पढ़ेंगे और कल भी उसी को पढ़ रहे थे। ठीक है। आज हम उसके बारे में थोड़ा और आगे जानेंगे। कल हम जहाँ तक पढ़े थे कोण तक, और आज हम थोड़ा त्रिभुज पढ़ेंगे और थोड़ा सा चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज को ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना ही पढ़ूंगा, ठीक है। फिर है, त्रिभुज के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज है आज ये थोड़ा सा बेसिक हो जाए। कल से, यानी कि कल तो संडे है, उसकी छुट्टी रहेगी। परसों सोमवार से हम कंप्लीट जो आप लोगों की 6.1 है उसको हम देखेंगे। उससे पहले जो भी उसके बारे में दिया गया है उसके बारे में चर्चा करके वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम मैं ये पढ़ा रहा था। पढ़ाने से पहले वही कहना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। यही बोला था मैं। हम्म देखना क्या है। ये, ये था। हम्म मैं एक चीज समझा रहा था। वो क्या समझा रहा था कि ये मैं समझा रहा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो उनके बीच में बनने वाला ये देखो, ये अपोजिट अपोजिट साइड में ये बनने वाला कोण, इस कोण का नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम होता है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों कोण बच्चों बराबर रहता है, यानी ए बराबर बी होता है। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे इसका नाम है सी, इसका डी, तो ये सी और डी ये दोनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। शीर्षाभिमुख कोण नाम है इसका। जैसे यहाँ पे ये थे 1 और 3, देखो ये एक ये रेखा और एक ही रेखा एक दूसरे को इसने प्रतिच्छेद किया, तो इधर एक कोण है और इधर कौन सा कोण है? 3। तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ऐसे ही 2 और 4 है अपोजिट साइड में, और ऐसे ही 5 और 7 अपोजिट साइड में, से 6 और 8 अपोजिट साइड में। देखो दो रेखा एक दूसरे को क्या करिए? प्रतिच्छेद करिए। तो इन कोणों का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण इनका नाम है। ये बाकी मैंने कल पढ़ाया था। हम एकांतर कोण युग्म तक पढ़ चुके थे। एकांतर कोण युग्म तक हम पढ़ चुके थे। शीर्षाभिमुख कोण अब मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्या है शीर्षाभिमुख कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? ध्यान से देखना। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ये दो रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। एक ये रेखा और एक ये रेखा, ठीक है। और इनके बनने वाला बीच में कोण एक ये है और एक ये है। इसका नाम मैंने दिया ए, इसका नाम दिया बी। एक ये कोण है और एक ये कोण है। इसका नाम दे दिया सी और इसका नाम दे दिया डी, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने डी। तो बच्चों ए और बी बराबर रहेगा, सी और डी ये बराबर रहेगा, क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच में बनने वाले विपरीत दिशा में बनने वाले कोण, ठीक है। तो क्या लिखोगे? जब दो रेखाएं जब दो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तब उनके बीच विपरीत दिशा में उनके बीच विपरीत दिशा में बनने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है।
तथा ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, जिसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि ए और बी, अतः कोण ए बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण डी। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है कोण ए बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण डी। ये चीज मुझे समझानी थी। शीर्षाभिमुख कोण, इसके अलावा एक और कोण है, वो कोण आपकी एक्सरसाइज जब आएगी व्रत, ठीक है, उस पे आएगा, 11वीं एक्सरसाइज है, तो उसमें जब आएगा तब उसको, वो पर में भी है तो उसको हम वहीं पे समझेंगे कंप्लीटली। जब वो पर में समझेंगे ना, तब वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहीं तक रख रहे हैं, बाकी हम अब आगे बढ़ते हैं त्रिभुज पे। किस पे बढ़ते हैं? त्रिभुज पे। इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ। अब पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे भाई? त्रिभुज। रेखाएं, रेखाएं में जो रेखाएं थी उनका जो काम था वो हम कंप्लीट समझ चुके हैं, और साथ में वो भी समझ चुके हैं कि इन दो रेखाओं से कोण बने। तो कौन कौन से कोण बने, वो सारे कोण मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिए। ठीक है, डिटेल से मतलब कंप्लीट सबकी परिभाषा मैंने समझा दी है, अच्छे तरीके से समझाया है। मैंने ऐसे नहीं किया कि बस उनका थोड़े से एग्जाम्पल लेके मैंने नहीं समझाया, तो इतना समय बच्चों है नहीं कि मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊं। जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जब किसी चीज को सिद्ध करेंगे, ठीक है, तब हमें इन सारे कोणों की बार बार जरूरत पड़ेगी, तब वो ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप लोग जो अपने लिए क्वेश्चन रहेंगे वो इन कोणों के लिए वो एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम त्रिभुज देखते हैं। क्या देखते हैं? त्रिभुज, ट्रायंगल। अभी हम देख रहे हैं त्रिभुज। क्या देख रहे हैं? त्रिभुज। इसको पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, ट्रायंगल या ट्रिंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, इससे हम अच्छे तरीके से समझते हैं क्या ट्रायंगल में है। ऐसा है कि इसकी जो परिभाषा है वो ध्यान से समझना। तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई, घिरी हुई, हुई बंद आकृति, बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे मान लो कि एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये तीन भुजाएं हैं, इनसे घिरी हुई बंद आकृति है। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम कहते क्या है? त्रिभुज कहते हैं। मैं एक अच्छा सा त्रिभुज इधर बना देता हूं। ठीक है, ये लो बच्चों, ये एक त्रिभुज बनाया है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं इसमें और तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। ठीक है, आगे हम अब देखना ये है कि सबसे पहले गौर करने वाली चीज है, हम इसके प्रकार पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन गौर इस आकृति पर करो कि इस आकृति में आप लोगों को दिखाई क्या क्या दे रहा है, क्या क्या आप लोगों को दिख रहा है, वो चीज आप हमें बताएं। तो सामने दिख रहा है हमें कि हमें तीन तो भुजाएं दिख रही है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा और एक ये, तीन तो हमें भुजाएं दिख रही हैं। और तीन ही हमें क्या दिख रहे हैं? कोण दिख रहे हैं। तीन भुजाएं दिख रही हैं, तीन ही हमें क्या दिख रहे हैं? कोण दिख रहे हैं। तो हमें यही चीज समझनी है, यही चीज हमें समझनी है, यही चीज हमें समझनी है। क्या समझनी है? कि तीन भुजाएं हैं, तीन कोण है। इसका मतलब भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुजों के अलग अलग टाइप होंगे और कोणों के आधार पे भी त्रिभुजों के अलग अलग टाइप होंगे। ठीक है, क्या क्या होंगे वो समझते हैं फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं भुजाओं के आधार पे। क्या देखते हैं? भुजाओं के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार। क्या देखेंगे? त्रिभुजों के प्रकार।
त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ऐसा है कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम सा बना देता हूँ उस समझने के लिए। ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज है। ये है एक त्रिभुज, और इसमें दो चीजें हैं, कुल मिला के कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं। कौन क्या क्या है देखना। इसके दो प्रकार होते हैं बेसिकली, एक और दो। एक होते हैं भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर, और एक होता है कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पर। ठीक है, दो हमारे पास में तरीके हैं त्रिभुजों को डिफाइन करने कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पे हम लेते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, एक तो हम एंगल के हिसाब से देखेंगे और साइड के हिसाब से, भुजा के हिसाब से देखेंगे कितने प्रकार के हैं, कोण के हिसाब से देखेंगे कितने प्रकार के हैं। ठीक है, अपने पास में भुजाएं कितनी है, भुजाएं बच्चों कितनी है, अपने पास में जो भुजाएं हैं बच्चों, अपने पास में जो भुजाएं हैं, जो अपने पास में भुजाएं हैं वो है अपने पास में तीन। कितनी है बच्चों, तीन। अपने पास में भुजाएं हैं तीन। ठीक है, अपने पास में जो भुजाएं हैं वो है तीन है बच्चों। कितनी भुजाएं हैं, तीन। तो त्रिभुज के प्रकार भी कितने हो गए, तीन प्रकार हो गए। ठीक है, और अपने पास में कोण भी कितने हैं बच्चों, कोण भी है अपने पास में तीन। तो कोणों के आधार पे भी कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। कोणों के आधार पे भी कितने हो जाएंगे, तीन। ठीक है, ध्यान से देखना। अब अपने पास में भुजाएं हैं तीन, तो उस पे तीन प्रकार के त्रिभुज बनेंगे। कैसे कैसे त्रिभुज बनेंगे, कैसे कैसे भुजाएं, तीन भुजाएं है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। कंडीशन ऐसी हो सकती है बच्चों कि ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा त्रिभुज भी हो सकता है जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो। ठीक है, उसमें केवल दो ही भुजाएं, तीन भुजाएं हैं, एक भुजा अलग हो और दो भुजाएं क्या हो, बराबर। ऐसा त्रिभुज भी संभव है। ठीक है, तीसरी चीज, ऐसा त्रिभुज भी संभव है जिसकी तीनों भुजाएं तो तीन है ही, लेकिन तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, एक भुजा सेम नहीं है। ऐसा त्रिभुज भी बन सकता। तो तीन टाइप हो गई कि तीनों भुजाएं समान है, दो भुजाएं समान है, और एक भी भुजा समान नहीं है। तो पहले देखते हैं, दोनों भुजाएं अगर समान है तो ऐसे त्रिभुज को हम बच्चों, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है क्या, समद्वि, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, सम यानी समान, जिसकी समान दो भुजाएं, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, समान दो भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। एक है विषम, विषमबाहु, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान न हो, सारी की सारी विषम हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पे भी तीन है, कोणों के आधार पे भी क्या है, तीन। भाई को तीन कोण है तो तीनों कोणों के आधार पे भी हो सकता है, तीनों कोणों के आधार पे भी हो सकता है। हो सकता है कि पहला चीज ये, पहली चीज ये कि हो सकता है कि ऐसा त्रिभुज हो जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा ऐसा है कि बिल्कुल उसका एक कोण 90 डिग्री पे टिका हो, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का, तो उसे हम कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे,
समकोण त्रिभुज, क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अब ऐसा को एक कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा चला जाए। ऐसा था, पहला था कि 90 डिग्री से कम थे सारे, फिर एक कोण उसमें 90 डिग्री का हो गया तो वो समकोण हो गया, फिर एक कोण 90 डिग्री से भी ज्यादा को हो गया तो उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज के प्रकार हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इन छव को। छव की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा तो उम्मीद कर रहा हूं कि अभी जो मैंने समझाई है वही परिभाषा है, अलग परिभाषा बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि परिभाषा तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक मिनट बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि ये जो त्रिभुज है इसके बारे में कुछ जो आप लोगों को मैंने समझा रहा हूं वो समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक प्रकार देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं, एक एक प्रकार। तो पहले पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा देखेंगे, समबाहु समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे समबाहु, समबाहु देखेंगे क्या, हाँ समबाहु देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज परिभाषा हमें लिखनी है। परिभाषा है क्या इसकी, इसकी परिभाषा है वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, वह प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। बच्चों अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को परिभाषा समझा रहा हूं, जब एक्सरसाइज आएगी तब हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इनमें अंतःकोण होता है, बाह्य कोण होता है त्रिभुज में। ठीक है, तो अंतःकोण किस किस का कहाँ पे होता है, किसका बाह्य कोण कहाँ पे होता है। ठीक है, अंतः के अंदर बाह्य के अंदर किस किस का कहाँ पे होगा, वो सारी चीजें जब एक्सरसाइज आएगी वृत्त, तब हम पढ़ेंगे एक एक से कि अभिलंब क्या होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम कंप्लीट वहां पे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ परिभाषा देख रहे हैं और इनका सूत्र देख रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया का सूत्र बस। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ नहीं देख रहे। ये भी कंप्लीट, ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, इसमें बहुत विशेषताएं समबाहु त्रिभुज की, बहुत विशेषताएं समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, एक एक विशेषताएं हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम देख रहे हैं ये एक हो गया। ठीक है, अब इसका मैं एक चित्र बना देता हूं। ये है, ये भुजा, एक ये है, एक ये। ठीक है, इसका नाम मैंने दिया ABC। ये कोण भी 60 डिग्री का है, ये कोण भी 60 डिग्री का, और ये कोण भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। यानी कि ये भुजा AB, यानी भुजा AB बराबर BC बराबर AC, तीनों तो क्या होती है, भुजाएं, बराबर होता है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों कोण बराबर होते हैं और ये कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। और जो तीनों कोण बराबर होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। वैसे भी एक प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो उन तीनों के सामने वाले कोण भी क्या रहेंगे, बराबर। या फिर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण है, उन दोनों भुजाओं के संगत कोण, ठीक है, उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर।
तीनों भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर दो भुजाएं बराबर तो उनके सामने की दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्या देख लेते हैं? क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों ये होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है √3/2 इंटू भुजा। √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई। ये होता है समबाहु त्रिभुज। अब हम देखेंगे दूसरा। क्या देखेंगे? दूसरा। समबाहु त्रिभुज के बारे में अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें। ठीक है, कुछ त्रिभुज में पढ़ेंगे, कुछ वर्त आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो मैंने इनके थोड़ा सा बेसिक समझाया है। ये चीजें तो कंपलसरी आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए। अगर ये आएंगे ना तभी वो आप लोगों को कुछ समझ में आएगी। ठीक है, ये आएंगे तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब आ गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं आइसो आइसोसेलेस आइसोसेलेस त्रिभुज, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी क्या परिभाषा है? अभी मैंने आप लोगों को समझाई थी, समद्विबाहु समान दो भुजाएं, जिसकी समान दो भुजाएं हो वह त्रिभुज, वह त्रिभुज। क्या बताई थी मैंने परिभाषा? वह त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मैं इसका एक बना देता हूं त्रिभुज। ये है, ये है, ठीक है, और ये है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा क्या है? बराबर है। इसका नाम ए है, इसका नाम ए है। ये दोनों भुजाएं बराबर हो, इसका नाम क्या है? बी। ठीक है, इसका नाम क्या है? बी है। ठीक है भाई, तो इसका जो क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? इसका क्षेत्रफल होता है b/4, b/4 रूट में 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। ठीक है, ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। बेसिक वैसे बच्चों इनका एक जो कंबाइंड जो एरिया का सूत्र होता है, जो सभी पे लागू होता है, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसमें कंडीशन ये होती है बच्चों, उसमें कंडीशन ये होती है कि उसमें ऊंचाई दी गई हो। उसमें क्या दी गई हो? ऊंचाई दी गई हो। जब ऊंचाई दी गई होती है तो क्षेत्रफल का सूत्र वही लगाना चाहिए, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वो सभी पे लगता है, टोटल त्रिभुजों पे लगता ही लगता है वो। ठीक है, उसके अलावा भी एक अगर एक कोण दिया गया हो तो हम साइन से इन सभी का एक एक सूत्र है, वो अभी मैं आपको बताना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना फालतू का आप लोगों पे वजन डाल दिया जाए। ठीक है, जो है वो याद कर लें। बाकी ज्यादा मतलब इतना याद करने की जरूरत है, ये जो मैंने लिखा है सिर्फ वो याद कर लो। अब हम देख रहे हैं तीसरा। तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसे इसे बोलते हैं स्केलन, स्केलन ट्रायंगल।
इसकी परिभाषा है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो यानी कि समान ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके लिए एक मैं बनाता हूं त्रिभुज, ये है, ठीक है। अब इसकी देख लो, तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है। इसकी तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है, जिसे नाम दे दिया मैंने इसे ए बी सी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया देखते हैं इसका। बच्चों इसका जो एरिया क्या होता है, और परिमाप भी एक लिखवाना, वैसे लिखवाने की जरूरत है नहीं। परिमाप होता है क्या बच्चों? परिमाप वो होता है, यानी ये तीन भुजाएं तो तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दो, वो परिमाप होगा। इसमें भी तीनों भुजाओं की लंबाइयों को क्या करो? जोड़ दो, वही क्या होगा? परिमाप होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी तीनों भुजाओं जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, ठीक है। यही परिमाप होता है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? जो कॉमन सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो इस पे भी लगता है, ठीक है। इसके अलावा एक सूत्र और है, वो भी कॉमन ही है, जिसे हम हीरोन का सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र। जिसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है ऐसा है कि एस एस इंटू एस माइनस ए ये होता है रूट में। किसमें होता है? रूट में। एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये एस होता है क्या? ये एस क्या है बच्चों जी? ये एस है, ये एस है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, 2। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी जो इस त्रिभुज का परिमाप है ना, तीनों भुजाओं का योग, उनका आधा परिमाप का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा परिमाप का आधा, ठीक है। ये है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देख लेते हैं कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे सबसे पहले देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले क्या देख लेते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पे देखेंगे। कोणों के आधार पे जो पहला पहला है उसका नाम है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या है बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज में ऐसा है, वह त्रिभुज जिसे इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। इसकी परिभाषा वह त्रिभुज जिसके जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। जिसके तीनों कोण क्या हो भाई? 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सेम ही है, वही है। या तो इस पे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा दो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा दो, या फिर तीनों भुजाएं अगर दी गई है, तीनों भुजाएं दी गई है, तो फिर वो तो भुजाओं के आधार पे हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? भुजाओं के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे ये हीरोन का सूत्र भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको ज्यादा हमें डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, सॉरी, दूसरा है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री से कम था तो न्यून कोण, 90 डिग्री का ही है तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र लगा सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि इसमें जो 90 डिग्री वाली भुजा होती है ना, जिस पर 90 डिग्री का बनता है, एक ऊंचाई हो जाती है और एक ही आधार हो जाता है। तो इसमें तो ऊंचाई और आधार होना तय है, इसलिए इसके लिए तो ये सूत्र बिल्कुल परफेक्ट है ही है। ठीक है, इनमें और वो इसमें और दूसरा सूत्र लगाना बेवकूफ़ी होगी, जब तक कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। जब अगर हमें रिक्वायरमेंट अलग चीज़ की जरूरत हो तो हम अलग सूत्र लगा सकते हैं। जैसे साइन थीटा वाला एक सूत्र है, उसको भी हम लगा सकते हैं। हालांकि कोस थीटा का भी एक सूत्र है, उसको भी लगा सकते हैं। एक जो मेडियन है, माध्यिकाएं, उनको लेके भी एक इनका क्षेत्रफल का सूत्र है, उसको भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इतने सूत्र जो क्षेत्रफल के हैं वो याद रखने की आप लोगों को जरूरत है नहीं। आप 10th क्लास में हो, आप लोगों को जरूरत जिनकी जरूरत पड़ेगी मैं वो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जो तीसरा है बच्चों, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं इसे। अधिक कोण त्रिभुज होता है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। इसकी जो बच्चों परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो भाई? 90 डिग्री से बड़ा हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों त्रिभुज। ये जो हमने कंप्लीट देखा, ये त्रिभुज के बारे में देख लिया। ठीक है, यहाँ से हमने त्रिभुज देखा है और अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। जो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है बच्चों, ये सभी पे लगता है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये सभी पे लगता है। अगर उसका ऊंचाई दी गई है, ठीक है, और उसका आधार दिया गया है, तो कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे संभव हो, चाहे विसंभव हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे न्यून कोण हो, छओं के छओं त्रिभुजों का उस सूत्र से हम मान निकाल सकते हैं एरिया का। ठीक है, तो ये हम त्रिभुज पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में। हम देख लेते हैं चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो मैं एक पेज ले लेता हूँ। अब हम देख लेते हैं चतुर्भुज। क्या देख लेते हैं? चतुर्भुज क्या देखेंगे? चतुर्भुज। तो सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा लिख लेते हैं। होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है क्या वह चार भुजाओं से, सॉरी क्या है, चार भुजाओं से, चार भुजाओं से, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों थोड़ा सा इसमें मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, और त्रिभुज में एक जो चीज मैंने छोड़ दी है, भूल गया मैं, वो इस क्या है, इंपोर्टेंट थिंग्स लगा के लिखना। क्या इंपोर्टेंट ये चीजें लगा के हमें लिखनी है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये और ये जो अंदर के तीनों कोण है, इन तीनों कोणों का योग बच्चों कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण कौन कौन से? मैं यहाँ पे एक त्रिभुज लेके ही समझा रहा हूं। जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया बच्चों, ठीक है,
ये लो, हमने एक त्रिभुज ले लिया है। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा देख, थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक है, या तो इसे बढ़ाना, या फिर इस भुजा को अगर उधर बढ़ाते हो तो फिर इसको इधर बढ़ाओ, फिर इसको इधर बढ़ाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको इधर बढ़ा दो और इसको भी इधर ही बढ़ा दो, ऐसा नहीं है। इसको इधर बढ़ाया तो इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, एक तरफ ही बढ़ाना चालू करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने, ये तो नाम ए है, इसका नाम एक्चुअली बी है, इसका नाम है सी। इसका जो नाम है, इसका नाम है, हम दे रहे हैं सी। इसका नाम दे रहे हैं, सॉरी, इसका नाम मैं दे रहा हूँ जे दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, जे। सॉरी, इसका नाम मैं दे देता हूँ एक्स, और इसका नाम दे देता हूँ मैं वाई, और इसका नाम दे देता हूँ मैं जेड। तो ये तीनों बाह्य कोण हो गए, त्रिभुज के बाह्य कोण, यानी बाहर वाले कोण, त्रिभुज के बाहर वाले कोण। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि कोण, कोण, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, कोण जेड, इन तीनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये बहुत विशेष बातें हैं। होता कैसे है भाई, ये तो कन्फर्म है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, अंदर वाले कोणों का योग होता है 60 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिफाइन करता हूँ, ये बाहर वाले का 360 कैसे हुआ वो समझा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मान लो ये हमने ले लिया 50, ये कोण ले लिया 60, और ये कोण कितना ले लिया 70। आप लोग जानते हो कि तीनों का योग कितना होता है, 180। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 निकलेगा, 50, 60, 110 और 70, 180। अब बाह्य कोणों को जोड़ते हैं। जैसे हमने एक ये कोण ले लिया, ठीक है, इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, और इसको इधर बढ़ाया। ठीक है, तो मैंने कल समझाया था क्या, कि ये एक रेखा, ये कल समझाया था मैंने, एक रेखा होती है, उस पे कोई सा भी कोण बनो, चाहे ये बनो चाहे ये बनो, ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोणों का योग, ये कोण ये कोण, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और ये कौन से कोण होते हैं, रैखिक कोण युग्म। वैसे ही इस पूरे कोण का योग कितना है, 180 डिग्री है। पूरे कोण का योग कितना है, 180 डिग्री, जिसमें से 70 इधर है, तो ये कितना बच गया, 110। वैसे ही इसका भी 180 है, इसका भी क्या है, 180, इसका भी 180 है, जिसमें से 50 ये बच गया 180 में से, तो ये बच गया 130। इसका भी पूरे का 180 है, इसका भी 180 है, जिसमें से 60 है, तो इसका हो गया 120। अब बाहर वाले कोणों का योग करो, ये 110, वो 130, और ये 120 जोड़ो, ये 0, 2 3 5 और 1 6, 1 2 3, कितना हो गया, 360। कोई सा भी कोण लेके देख लेना, यहाँ पे भी तीनों में बीच में कैसा भी आप लोग कोण लगा के देख लेना। ठीक है, उन सभी का योग 360 ही आएगा, सभी का योग कितना आएगा, 360 ही आएगा। ठीक है, चार, क्या, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं। चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 6 प्रकार होते हैं। हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे जो पहला प्रकार होता है बच्चों, सबसे पहला प्रकार हम लिख रहे हैं वर्ग। क्या लिख रहे हैं, वर्ग, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा वह चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज, या चतुर्भुज बोल दो या वर्ग बोल दो, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति। अब यहां से यहां तक लिखने का मतलब है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति का मतलब चतुर्भुज, यानी कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज लिख दो, चाहे चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति लिख दो। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण
90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, और क्या होता है इसमें, हाँ था इसके विकर्ण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके विकर्ण एक दूसरे को, इसके विकर्ण बराबर तथा, ये इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, तथा परस्पर समद्विभाजित, तथा परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, तथा परस्पर लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब लंब बनाएंगे, लंब कब बनता है, जब भी लंब बनेगा, एल्टीट्यूड बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तो लंब समद्विभाजित लिख दो, या ऐसे लिख दो कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बात एक ही है। चाहे यहाँ पे लिख दो कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या लंब समद्विभाजित करते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये वर्ग के विकर्णों के बारे में ये मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब वर्ग का मैं एक बना देता हूँ आकृति, ये लो जी, वर्ग की आकृति बना देता हूँ। ये होता है वर्ग, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। क्या नाम दे दिया मैंने, ए बी सी और डी, ठीक है। और ये हमने बना दिए विकर्ण, ये क्या बना दिए, विकर्ण, ठीक है। ये जो विकर्ण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये जैसे एसी है ना, ये एसी पूरा विकर्ण है, इसको ये बीडी है ना, ये आधा आधा काट देता है, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने ओ दे दिया तो ए और ओ सी बराबर रहेगा, वैसे ही इसको इसको ये ए सी आधा आधा कटेगा, यानी कि बी ओ बराबर ओ डी, ठीक है। ये हम लिख देते हैं। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं लिख रहा हूं, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का परिमाप, परिमाप तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, परिमाप तो मतलब वो है 4 गुना भुजा, यानी चारों भुजाओं को जोड़ दो, या क्योंकि बराबर होती है इसलिए हमने 4 गुना भुजा लिख दिया, ठीक है। ये वर्ग का परिमाप हो गया। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है भाई √2 गुना भुजा, क्या होता है, √2 गुना भुजा, ये होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है बच्चों, ठीक है। और इसमें समझने लायक बात क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या बातें, कि विकर्ण AC बराबर BD, ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा AO बराबर OC, AO बराबर OC होता है, यानी ये और ये भुजा आधी आधी हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे को काटते तो आधा आधा काटते हैं। इधर BO बराबर OD हो जाएगा, BO बराबर OD हो जाएगा, ये विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा काट रहे हैं और विकर्ण एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ये हो गया वर्ग, ये क्या हो गया, वर्ग। और कुछ डिटेल तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ के ही आए होंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं आयत, दूसरा जो मैं लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं, आयत, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है तो देख लेना बच्चों। रेक्टेंगल की परिभाषा होती है वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसकी, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वह आयत होता है, वह आयत कहलाता है, ठीक है। इसके प्रत्येक कोण, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण बच्चों 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और इसके विकर्ण बराबर होते हैं,
इसके विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस बार मैंने लंब समद्विभाजित नहीं लिखा है भाई, सिर्फ समद्विभाजित लिखा है, ठीक है, यानी कि बीच में न बड़ी क्रिया कोण में नहीं बनाएंगे एक दूसरे को काट के, ठीक है। तो अब आयत की एक आकृति में बना देता हूं, आयत की आकृति, ठीक है। ये आयत है, ठीक है, और ये इसके विकर्ण है, ये इसके क्या है, विकर्ण है, ये इसके क्या है, विकर्ण है, ठीक है, जो एक दूसरे को ये और ये बराबर कर देंगे, इधर वाले बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। ये आयत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आयत। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का, इधर के बजाय मैं इधर लिखता हूं, आयत का क्षेत्रफल 2 इंटू, इसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। वो तो सॉरी परिमाप होता है इसका, वो तो इसका क्या होता है, परिमाप होता है। अरे यार क्या दिमाग लगा रहा है, कहाँ दिमाग से निकल जाता है ये चीज में। इसका सिर्फ होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है बच्चों, परिमाप होता है, ठीक है। वैसे अगर आयत का विकर्ण भी निकालना चाहो तो, आयत का विकर्ण निकालना चाहते हो तो ये होगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये इसका विकर्ण होगा, ठीक है। और इसके दोनों विकर्ण यानी कि ए सी बराबर बी डी, ये दोनों विकर्ण बराबर होंगे। यहाँ पे ओ लिखूं तो मैं ए ओ बराबर ओ सी होगा, बी ओ बराबर ओ डी होगा। ये भी इसमें होता है। प्रत्येक कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, जो मैंने वर्ग के लिए नहीं लिखा। यहाँ पे प्रत्येक, चारों बजाय प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया आयत के बारे में। तीसरा जो मैं लिख रहा हूं वो है समांतर चतुर्भुज। क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसकी परिभाषा है, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हो, समान व समांतर हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसकी आकृति बनाए तो इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गया ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। इसके विकर्ण क्या करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसके अगर दो विकर्ण बनाओ, इसके अगर दो विकर्ण बनाए, इसके दो विकर्ण बनाए, एक तो ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ए, तो ए ओ बराबर ओ सी होगा, बी ओ बराबर ओ डी होगा, ठीक है। यही होगा, ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके दोनों विकर्ण बच्चों बराबर नहीं होते, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। चौथा है बच्चों, चौथा है समलंब चतुर्भुज। चौथा है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब
चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। दो भुजाएं समांतर हो उसे क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज कहते हैं। इसका ये जैसे एक ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई, ये दोनों समांतर है। ठीक है, बस सिर्फ दो भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। तो इसका नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे रहे हम ए बी सी डी। इसका मतलब है ए बी भुजा समांतर है किसके? सी डी के। ये चीजें हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? ए बी समांतर है सी डी और बी सी समांतर है ए डी, बी सी समांतर है ए डी। ऐसे ही आयत में भी एक दूसरे के आमने सामने की बजाय समान तो होती है और समांतर भी होती है, समान भी होती है और समांतर भी होती है। तो क्या लिखोगे? ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी, ये चीज भी लिख लेना। और यही हालत वर्ग में भी होती है बच्चों, यही कंडीशन वर्ग में भी होती है। क्या? ए बी समांतर होती है सी डी के और बी सी समांतर होती है ए डी के। ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। ये क्या हो गया? समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और हम पांचवा है सम चतुर्भुज। पांचवा क्या है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान हो, तथा इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर संधिभाजित करते हैं। संधिभाजित करते हैं समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर। 90 डिग्री के बजाय परस्पर, 90 डिग्री के बजाय क्या लिखो? परस्पर समकोण। क्या लिखो? समकोण पर संधिभाजित करते हैं। ठीक है, ये सम चतुर्भुज हो गया। समय कितना हो गया बच्चों? समय बहुत हो गया, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। ये चतुर्भुज के बारे में हो गया। कल हम त्रिभुज ये शुरू कर लेंगे। ठीक है, कल हम क्या शुरू करेंगे बच्चों? त्रिभुज शुरू करेंगे। कल हम शुरू करेंगे त्रिभुज। ठीक है, यानी कि आपकी एक्सरसाइज, मेन एक्सरसाइज है वो कल से शुरू हो जाएगी। ठीक है, कल 6.1 भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करेंगे या कर ही लेंगे कल 6.1। ठीक है, और ये कहना अंत में कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये डेली का कहना है भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करो कोशिश आप लोगों के पास में शेयर करने की। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल। खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।